नमस्कार। जरा सोचिए एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके एक हाथ में तो खून से सनी तलवार हो और दूसरे हाथ में कलम जिससे वो खूबसूरत कविताएं लिख रहा हो। ये जो विरोधाभास है ना, यही मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की असली पहचान है। एक तरफ वो एक बेरहम विजेता था और दूसरी तरफ कला का बड़ा पारखी। तो सवाल ये उठता है कि बाबर का असली चेहरा कौन सा था? क्या वो एक योद्धा था या फिर एक सुसंस्कृत शासक? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और जानते हैं, इस मुश्किल सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका जवाब खुद बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़्के बाबरी में दिया है। ये किताब एक ऐसी खिड़की की तरह है जो सीधे उसके दिमाग और दिल में झांकने का मौका देती है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। आज इस सफर में हम सबसे पहले बाबर की आत्मकथा को समझेंगे, फिर उसके योद्धा और कला प्रेमी दोनों रूपों को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि वो हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचता था और आखिर में एक नतीजे पर पहुंचेंगे। तो शुरुआत करते हैं उस किताब से जो इस पूरी बहस के बिल्कुल सेंटर में है। देखिए, तुज़्के बाबरी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये इतिहास का एक आईना है जिसमें बाबर ने अपनी जिंदगी को बिना किसी लाग लपेट के जैसा का तैसा पेश कर दिया है। अच्छा, सबसे पहले एक आम गलतफहमी दूर कर लेते हैं। जिसे हम लोग अक्सर बाबरनामा कहते हैं, वो असल में फारसी में किया गया अनुवाद है। बाबर ने अपनी कहानी तो मूल रूप से अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी थी और उसका नाम था तुज़ुक-ए-बाबरी। तो आज हम इसी ओरिजिनल किताब की बात कर रहे हैं। ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि बाबर ने इस किताब में गजब की ईमानदारी दिखाई है। मतलब उसने अपनी जीत और हार, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों सबको बिना किसी झिझक के लिख दिया। और यही बात इस किताब को ऐतिहासिक तौर पर इतना ज्यादा कीमती बनाती है। तो चलिए अब बाबर के व्यक्तित्व का पहला पहलू देखते हैं, यानी उसका योद्धा वाला रूप। सच पूछिए तो उसकी जिंदगी शुरू से लेकर आखिर तक जंग के मैदानों और सियासी लड़ाइयों की ही एक लंबी कहानी है। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठना, बार बार अपने पुरखों का शहर समरकंद को खोना और फिर जीतना, उसके बाद काबुल पर कब्जा करना और आखिर में हिंदुस्तान की तरफ बढ़ जाना। पानीपत से लेकर खानवा और घाघरा तक उसकी पूरी जिंदगी एक ऐसे लड़ाके की कहानी है जो न कभी थका और न ही कभी रुका। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उसने अपनी किताब में 1519 में ही साफ साफ लिखा था कि हिंदुस्तान को जीतना हमेशा से उसकी दिली ख्वाहिश रही है। ये बात उस धारणा को पूरी तरह खारिज करती है कि उसे बस यहाँ बुलाया गया था। असल में वो तो एक मौके की तलाश में था और मौका मिलते ही उसने उसे पकड़ लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। तलवार के इस धनी के अंदर एक कला को प्यार करने वाला, एक संवेदनशील इंसान भी रहता था और इसके सबूत भी हमें उसी की किताब से मिलते हैं। एक मिनट सोचिए, सिर्फ एक आत्मकथा लिखना ही अपने आप में कितनी बड़ी बात है, लेकिन उसके अलावा भारत में मुगल वास्तुकला की नींव रखना, चित्रकला को बढ़ावा देना और प्रकृति के लिए उसका जो गहरा लगाव था, ये सब बातें उसकी शख्सियत का एक बिल्कुल ही अलग पहलू हमारे सामने रखती हैं। वास्तुकला में उसका सबसे बड़ा योगदान था चार बाग स्टाइल। ये फारसी शैली का एक बाग होता है जिसे 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। भारत में इस स्टाइल को लाने वाला बाबर ही था और इसका सबसे पहला उदाहरण आगरा का आराम बाग है। हाँ, ये सच है कि भारत में उसका शासनकाल बहुत लंबा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इमारतें बनवाने पर ध्यान दिया। चाहे पानीपत की काबुली बाग मस्जिद हो या संभल की जामा मस्जिद, ये इमारतें दिखाती हैं कि वो सिर्फ साम्राज्य जीतना नहीं बल्कि उसे बनाना भी चाहता था। कला के लिए उसका सम्मान कैसा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस दौर के महान चित्रकार बेहजाद, जिन्हें पूरब का राफेल तक कहा जाता था, उसके दरबार में थे। ये एक पारखी नजर वाले शासक की ही पहचान हो सकती है। अब आते हैं एक और दिलचस्प सवाल पर। जिस हिंदुस्तान को जीतने के लिए उसने इतनी मेहनत की, उस देश के बारे में उसकी अपनी राय क्या थी? और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ भी हमें एक दोहरी तस्वीर ही मिलती है। अपनी किताब में वो हिंदुस्तान की खुलकर आलोचना करता है। वो लिखता है कि यहाँ के लोग सुंदर नहीं हैं और उनमें तहजीब की कमी है। जाहिर है, मध्य एशिया की ठंडी वादियों से आने वाले बाबर को यहाँ का खाना, फल और घोड़े कुछ खास पसंद नहीं आए और उसे यहाँ ठंडे पानी और बर्फ की कमी बहुत खलती थी। लेकिन फिर फौरन ही वो इसकी खूबियों का जिक्र भी करता है।
वो लिखता है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है जहाँ सोने और चांदी के भंडार हैं, और सबसे खास बात, वो यहाँ के अनगिनत और हुनरमंद कारीगरों की जी भरकर तारीफ करता है। और यही वो कारीगर थे जिन्होंने बाद में शानदार मुगल इमारतें बनाईं। तो इन सभी बातों को जानने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, योद्धा या कला प्रेमी? शायद सच ये है कि उसे किसी एक खांचे में फिट किया ही नहीं जा सकता। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, उसका व्यक्तित्व साफ तौर पर दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ थी तलवार और जंग का मैदान, तो दूसरी तरफ थी कलम और बाग बगीचे। वो एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू थे। शायद बाबर की कहानी हमें ये बताती है कि इंसान अक्सर अपने हालात की ही पैदाइश होता है। मध्य एशिया के क्रूर राजनीतिक संघर्ष ने उसे एक कठोर योद्धा तो बना दिया, लेकिन उसका दिल, वो हमेशा अपनी मातृभूमि के बागों और ठंडी नदियों के लिए तरसता रहा। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या एक ही इंसान के अंदर एक क्रूर विजेता और एक कला प्रेमी दोनों एक साथ रह सकते हैं? बाबर की कहानी हमें इतिहास के किरदारों की जटिलता और शायद खुद इंसान की फितरत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।